नमस्कार। आज हम दुनिया के एक ऐसे कोने पर नजर डाल रहे हैं जो लगातार खबरों में रहता है। ब्रिक्स। हाँ, ब्रिक्स काफी सुना है इसके बारे में। बिल्कुल। हमारे पास एक दिलचस्प लेख के कुछ अंश हैं। ब्रिक्स एक बहुध्रुवीय दुनिया को आकार देने वाला गठबंधन। तो आज इसी के आधार पर थोड़ी गहराई में उतरते हैं। हाँ, समझने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या असल में। सही। क्या सिर्फ कुछ देशों का क्लब है या कुछ और? वही, इसके बनने के पीछे क्या सोच थी और मतलब आज दुनिया में इसका वजन कितना है। और शुरू करने के लिए एक मजेदार बात बताता हूँ। ये 5 देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, ये मिलकर दुनिया की लगभग 40% आबादी। 40%? काफी ज्यादा है। हाँ, और वैश्विक जीडीपी का भी करीब 1/4 से ज्यादा हिस्सा इनके पास है। तो आंकड़े तो ये कहते हैं कि भाई जब ये साथ आते हैं तो दुनिया सुनती है। जाहिर है। पर लेख कहता है कि कहानी सिर्फ इन नंबर्स की नहीं है, कुछ और भी है। बिल्कुल। देखिए, शुरुआत करें तो इसका जो औपचारिक गठन हुआ वो 2009 में, और फिर 2010 में दक्षिण अफ्रीका जुड़ा, तब ये ब्रिक्स बना। अच्छा। और ये कोई नेटो जैसा सैन्य गठबंधन नहीं है, न ही ये ईयू जैसा कोई पूरी तरह से जुड़ा हुआ आर्थिक ब्लॉक है। इसकी बुनियाद थोड़ी अलग है लेख के हिसाब से। इसका जो मूल विचार था वो था सदस्य देशों के बीच आपसी हितों वाले क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करना। आपसी सहयोग, ये थोड़ा मतलब खुला खुला सा लगता है। किन खास एरियाज की बात हो रही है यहाँ? लेख कुछ बताता है इस बारे में? हाँ, लेख में है इसका जिक्र। शुरू में तो फोकस ज्यादातर इकोनॉमिक्स और फाइनेंस पर था, जैसे आपस में ट्रेड बढ़ाना, इन्वेस्टमेंट आसान करना। ठीक है। लेकिन धीरे धीरे इसका दायरा काफी बढ़ गया है। अब इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, हेल्थ केयर में मदद, एजुकेशन, कल्चरल एक्सचेंज, अच्छा, एनर्जी सिक्योरिटी, यहाँ तक कि आतंकवाद विरोधी रणनीतियों पर भी बातचीत और सहयोग होता है। बाप रे, यानी ये तो बहुत सारे आयामों को छूता है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, जब इतने अलग अलग तरह के देश साथ आते हैं, सबकी राजनीतिक व्यवस्थाएं अलग, प्राथमिकताएं अलग, तो क्या ये सहयोग सिर्फ कागजों पर होता है या वाकई जमीन पर कुछ दिखता भी है? ये बहुत वाजिब सवाल है और लेख इस पर भी बात करता है। देखिए, रास्ता हमेशा आसान नहीं होता, पर एक ठोस उपलब्धि जिसका जिक्र करना जरूरी है वो है न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी की स्थापना। हाँ, एनडीबी, इसे ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं शायद। हाँ बिल्कुल, ये 2014 में बना था। तो इसे बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? मतलब पहले से वर्ल्ड बैंक था, आईएमएफ था, ये काफी नहीं थे क्या? लेख इसी पॉइंट पर जोर देता है। हाँ। एनडीबी बनाने के पीछे एक बड़ी सोच ये थी कि जो मौजूदा ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बने थे, उनमें विकासशील देशों की आवाज और उनकी जरूरतों का उतना प्रतिनिधित्व नहीं है जितना होना चाहिए। हाँ, यानी उनमें पश्चिमी देशों का दबदबा ज्यादा माना जाता है। हाँ, कुछ ऐसा ही। तो एनडीबी को एक विकल्प के तौर पर देखा गया, एक ऐसा बैंक जो विकासशील देशों की जरूरतों को, उनकी प्राथमिकताओं को बेहतर समझे, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्षेत्र में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी टिकाऊ विकास जी, जो आज की जरूरतें भी पूरी करे और भविष्य का भी सोचे। बिल्कुल। तो एनडीबी इसी तरह के प्रोजेक्ट्स पर फोकस कर रहा है। हाँ, लेख यही बताता है। एनडीबी खास तौर पर सदस्य देशों में और दूसरी उभरती अर्थव्यवस्थाओं में भी, जैसे क्लीन एनर्जी है, ट्रांसपोर्ट है, पानी की सप्लाई है, डिजिटल कनेक्टिविटी है, इन क्षेत्रों में प्रोजेक्ट्स के लिए लोन दे रहा है। इंटरेस्टिंग। और इसकी कार्यप्रणाली में भी कुछ नया करने की कोशिश है, जैसे लोकल करेंसी में लोन देने पर जोर देना। अच्छा, उसका क्या फायदा? फायदा ये कि देशों पर डॉलर के उतार चढ़ाव का असर कम पड़े। ये अपने आप में एक बड़ा बदलाव है। ये तो काफी महत्वपूर्ण बात है। तो एनडीबी सिर्फ एक बैंक नहीं हुआ, ये तो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में एक तरह का बदलाव लाने की कोशिश भी है। हाँ, कह सकते हैं। तो क्या ये बदलाव की इच्छा सिर्फ एनडीबी तक ही है या ब्रिक्स की नजरें और भी कहीं हैं? लेख के हिसाब से तो ये इच्छा काफी बड़ी है। एनडीबी तो एक उदाहरण है, पर ब्रिक्स देश लगातार आवाज उठाते रहे कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसे संस्थानों में सुधार होने चाहिए। किस तरह के सुधार? वो चाहते हैं कि इन संस्थानों में जो वोटिंग पावर और कोटा का सिस्टम है वो आज की आर्थिक सच्चाई को दिखाए। आज चीन, भारत, ब्राजील जैसी अर्थव्यवस्थाएं काफी बड़ी हो गई है ना। हाँ, बात तो सही है। तो उनका वजन वहां दिखना चाहिए। ये तो सीधे सीधे मौजूदा व्यवस्था को एक तरह से चुनौती देने जैसा हुआ। क्या इसका कुछ असर हुआ है? लेख कुछ कहता है? असर तो हुआ है, पर शायद उतना नहीं जितनी ब्रिक्स देशों को उम्मीद थी। कुछ छोटे मोटे सुधार हुए हैं, जैसे आईएमएफ कोटा में थोड़े बदलाव,
लेकिन ब्रिक्स का मानना है कि ये काफी नहीं है। लेख इसे एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया की तरह देखता है, जहां ब्रिक्स देश अपनी बढ़ती आर्थिक ताकत का इस्तेमाल करके ग्लोबल स्टेज पर अपनी बात रख रहे हैं। तो ये सिर्फ ज्यादा हिस्सेदारी की लड़ाई नहीं है? नहीं, उससे बढ़कर है। लेख का तर्क है कि ये ग्लोबल गवर्नेंस के नियमों को ज्यादा समावेशी, ज्यादा न्याय संगत बनाने की कोशिश भी है। समझ गया। और इस पूरी कहानी में भारत कहाँ फिट होता है? लेख भारत के रोल के बारे में क्या बताता है? भारत तो ब्रिक्स के संस्थापकों में से है और लेख कहता है कि भारत का रोल कई वजहों से अहम है। पहली बात तो ये कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हाँ। तो समूह के अंदर ये एक महत्वपूर्ण डेमोक्रेटिक आवाज है। ये उस सोच को भी तोड़ता है कि ब्रिक्स सिर्फ गैर लोकतांत्रिक देशों का समूह है। ये दिलचस्प पॉइंट है। यानी भारत की मौजूदगी से समूह की अंदरूनी शक्ल और शायद बाहरी छवि भी बदलती है। हमें सर्विसेज सेक्टर में भारत की ताकत इसे समूह के अंदर एक अहम आर्थिक खिलाड़ी बनाती है। लेख ये भी कहता है कि भारत अक्सर विकासशील देशों के हितों को आगे रखने में लीड लेता है, चाहे वो क्लाइमेट चेंज की बात हो या ट्रेड रूल्स की। तो भारत एक तरह से बैलेंस बनाने का काम भी करता है। हाँ, कुछ हद तक कह सकते हैं। लेख ये भी साफ करता है कि ब्रिक्स का एक मूल सिद्धांत है सदस्य देशों की संप्रभुता का सम्मान करना और उनके अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देना। ये भारत जैसे देश के लिए जरूरी होगा जो अपनी स्वतंत्र विदेश नीति रखना चाहता है। बिल्कुल। तो इस लिहाज से ब्रिक्स एक ऐसा मंच देता है जहां अलग-अलग राजनीतिक सोच और राष्ट्रीय हितों वाले देश भी कुछ कॉमन लक्ष्यों के लिए साथ आ सकते हैं, अपनी आजादी खोए बिना। ये एक नाजुक बैलेंस है, पर लेख के मुताबिक अब तक ये काम कर रहा है। ये विविधता में एकता वाला मॉडल सुनने में तो अच्छा लगता है, पर क्या ये विविधता कभी-कभी मुश्किल भी खड़ी करती है? जैसे भारत और चीन के अपने मुद्दे हैं, क्या लेख इस पर कुछ रोशनी डालता है? लेख सीधे सीधे द्विपक्षीय तनावों पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करता, लेकिन हाँ, ये मानता है कि सदस्य देशों के बीच मतभेद तो हैं। जाहिर है। लेकिन ब्रिक्स का ढांचा ही ऐसा है कि वो आम सहमति से काम करता है और फोकस उन एरिया पर ज्यादा रहता है जहां सबके हित जुड़े हुए हैं। ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच है। अच्छा। शायद इसीलिए अपने द्विपक्षीय मुद्दों के बावजूद ब्रिक्स एक समूह के तौर पर काम करता रहा है। समझ गया। तो अब अगर हम पूरी तस्वीर को देखें, लेख कहता है कि ये सिर्फ एक आर्थिक या राजनीतिक गुट नहीं है, इसे विकासशील दुनिया की आवाज कहा गया है। इसका क्या मतलब है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण विचार है। विकासशील दुनिया की आवाज का मतलब है कि ब्रिक्स सिर्फ अपने 5 सदस्य देशों के लिए नहीं बोलता, बल्कि वो उन सभी देशों और इलाकों के लिए बोलना चाहता है जो लंबे समय से ग्लोबल फैसलों से खुद को बाहर महसूस करते रहे हैं। यानी ग्लोबल साउथ की बात हो रही है, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के देश। हाँ, बिल्कुल। उनके जो मुद्दे हैं, उनकी जो चिंताएं हैं, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाना, ये एक कोशिश है। तो ये एक तरह से प्रतिनिधित्व का दावा हुआ, पर क्या ये मुमकिन है कि सिर्फ 5 देश इतने बड़े और विविध समूह की आवाज बन सकें? देखिए, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन लेख का तर्क ये है कि ब्रिक्स उन मुद्दों को उठाता है जो ज्यादातर विकासशील देशों के लिए मायने रखते हैं। जैसे ग्लोबल ट्रेड नियमों में फेयरनेस हो, टेक्नोलॉजी तक सबकी पहुंच हो, क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए फाइनेंशियल मदद मिले और जो ग्लोबल संस्थाएं हैं उनमें सुधार हो। इस मायने में ये उनकी आवाज बनने की कोशिश तो करता है। ठीक है। और इसी से जुड़ा एक और विचार था लेख में, संतुलित बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था बनाने का लक्ष्य। सुनने में भारी लगता है, पर इसका असल मतलब क्या है? बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था मतलब एक ऐसी दुनिया जहां ताकत सिर्फ 1 या 2 देशों के हाथ में ना हो, जैसे कोल्ड वॉर के टाइम अमेरिका और सोवियत संघ थे। हाँ। ब्रिक्स का मानना है कि दुनिया अब नेचुरली ही मल्टीपोलर बन रही है। अमेरिका, यूरोप तो है ही, साथ में चीन, भारत, रूस, ब्राजील जैसे देशों का भी असर बढ़ रहा है। तो लेख के अनुसार ब्रिक्स इस बदलाव को मान रहा है और कोशिश कर रहा है कि ये बदलाव स्थिर और संतुलित तरीके से हो। तो क्या ये पश्चिम केंद्रित व्यवस्था के खिलाफ है? लेख इसे सीधे तौर पर खिलाफ नहीं कहता, वो इसे संतुलन बनाने की कोशिश की तरह दिखाता है। अच्छा। आइडिया ये है कि ग्लोबल डिसीजन मेकिंग ज्यादा डेमोक्रेटिक हो, ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव हो, जिसमें उभरती हुई ताकतों का रोल भी माना जाए। मतलब टकराव नहीं, बल्कि सबको साथ लेकर चलने की बात। हाँ, एक ज्यादा समावेशी ग्लोबल सिस्टम की वकालत है। लेकिन ये भी सच है कि इस प्रोसेस में जो मौजूदा पावर स्ट्रक्चर है
उसे चुनौती तो मिलती है और उससे थोड़ा तनाव भी पैदा हो सकता है। ये सब सुनकर तो लगता है कि ब्रिक्स वाकई एक बहुत जटिल और लगातार बदलता हुआ समूह है। इसके लक्ष्य सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि राजनीतिक और व्यवस्था से जुड़े भी हैं। तो अगर हम आज की बातचीत के मुख्य पॉइंट्स को एक बार दोहराएं। हाँ, बिल्कुल। हमने देखा कि ब्रिक्स 5 बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाओं ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका का समूह है। बना था आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए। और ये सहयोग अब सिर्फ व्यापार वित्त तक नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी, हेल्थ, एजुकेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे कई क्षेत्रों में फैल गया है। सही। फिर हमने न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी की बात की, जो न सिर्फ विकास के लिए पैसा देता है बल्कि मौजूदा ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के लिए एक कह सकते हैं विकल्प या पूरक भी है। हाँ, और ये ब्रिक्स के उस बड़े लक्ष्य का हिस्सा है जिसके तहत आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसे संस्थानों में सुधार की मांग हो रही है ताकि विकासशील देशों की बात ज्यादा सुनी जाए। बिल्कुल। फिर हमने भारत के खास रोल को देखा, एक बड़े लोकतंत्र और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के तौर पर, जो समूह की विविधता दिखाता है और अक्सर विकासशील दुनिया की आवाज बनता है। और ये भी कि ब्रिक्स सदस्य देशों की संप्रभुता का सम्मान करते हुए सहयोग पर जोर देता है। हाँ, और आखिर में हमने ब्रिक्स की वो बड़ी महत्वाकांक्षा समझी, खुद को सिर्फ एक गुट नहीं बल्कि विकासशील दुनिया की आवाज के रूप में देखना और एक ज्यादा संतुलित बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था बनाने में मदद करना जहाँ ताकत बटी हुई हो। ये एक अच्छा सारांश है और ये हमें एक आखिरी विचार की तरफ ले जाता है जो लेख से ही निकलता है। अच्छा। लेख इस बात पर जोर देता है कि ब्रिक्स की ताकत उसकी विविधता में है, पर यही उसकी चुनौती भी है। अलग अलग राजनीतिक सिस्टम, अलग इकोनॉमिक मॉडल और कभी-कभी एक दूसरे से टकराते राष्ट्रीय हित भी। हाँ, ये तो है। तो भविष्य को देखते हुए ये सोचना दिलचस्प है, क्या ये समूह अपनी अंदरूनी भिन्नताओं और बाहरी दबावों के बीच संतुलन रख पाएगा, खासकर तब जब वो ग्लोबल स्टेज पर अपना असर और बढ़ाना चाह रहा है? क्या जो साझा हित है वो हमेशा व्यक्तिगत मतभेदों पर भारी पड़ेंगे? ये विविधता में एकता बनाए रखने की परीक्षा है जो मुझे लगता है आने वाले सालों में ब्रिक्स के सामने बार-बार आएगी। वाकई ये एक बहुत अहम सवाल है जिस पर नजर रखनी होगी। इस पूरी चर्चा के लिए धन्यवाद। उम्मीद है इस लेख के जरिए ब्रिक्स की इस जटिल तस्वीर को समझने में कुछ मदद मिली होगी। शुक्रिया। भविष्य में फिर मिलेंगे एक और ज्ञानवर्धक विषय के साथ।